दोस्तों, हम इतने इतिहास में न जाकर अभी हाल ही के भारत के कुछ ऐसी रूह कांपने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जिसने देश को पूरी तरह से झकझोर दिया था। लेकिन हो सकता है कि इनमें से कुछ घटनाओं के बारे में आज से पहले आपको शायद जानकारी न हो। मतलब दोस्तों, जब इन घटनाओं का जिक्र होता है तो उन लोगों के आंखों में से आंसू नहीं रुकते जिन्होंने इस त्रासदी में किसी अपने को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा है। मतलब दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों को एक श्रद्धांजलि है जो हमारे देश में इतनी बड़ी घटनाओं के शिकार हुए। और दोस्तों, आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि कमेंट के थ्रू, लाइक के थ्रू या किसी भी तरीके से हमारे साथ साथ आप भी उन लोगों को श्रद्धांजलि दें जिनका परिवार इस त्रासदी के शिकार हुए हैं। इस लिस्ट की पहली ट्रेजेडी भारत के सबसे खौफनाक हादसों में से एक है, जो कि है बागमती नदी ट्रेन हादसा। 6 जून 1981 की एक रेल दुर्घटना। ये घटना है शाम की, मतलब शाम का समय था और तेज आंधी के साथ बारिश हो रही थी। 9 कोच वाली ट्रेन 416 डाउन मानसी से सहरसा जा रही थी। ट्रेन के अंदर बैठे सभी यात्री अपनी मौज मस्ती करते हुए अपनी यात्रा कर रहे थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अगला ही पल उनका जीवन काल के गाल में समा जाएगा। बताया जाता है कि ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। हालांकि आमतौर पे भी 416 डाउन मानसी अक्सर लोगों से भरी ही रहती थी और उस दिन भी यही हुआ और ये यात्रा चल रही थी। लेकिन जब ट्रेन बागमती नदी के पुल नंबर 51 पर से गुजर रही थी तभी ये भयानक ट्रेन हादसा हुआ। 416 पैसेंजर ट्रेन के 9 डिब्बों में से 7 कोच उफनती हुई बागमती नदी में समा गई, जिसमें अंदाजन 800 से 1000 के करीब लोग तुरंत पानी में डूब गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। वैसे गवर्नमेंट डाटा के अनुसार अधिकतर लोग पानी में डूबने की वजह से मरे थे और मरने वालों में से अधिकतर वो शामिल थे जिन्हें तैरना नहीं आता था, जैसे बच्चे और महिलाएं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जो इस हादसे में बच गए थे वो आज भी इस मंजर को याद करके सिहर उठते हैं। और आज भी आप नोटिस करेंगे कि आज भी जब उस पुल के ऊपर से ट्रेन निकलती है तो वहाँ के लोग, जो कि आमतौर पे हमेशा आते जाते हैं, उस समय भगवान का नाम जपना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, वहाँ के लोकल लोग, जो कि वहाँ के गांव के लोग हैं, वो तो ये भी बताते हैं कि इस एरिया में कोई रात में आ तक नहीं सकता है, वरना उनका कहना है कि वो बच तक नहीं पाता है। क्योंकि वहाँ के लोकल लोग जो वहाँ के गांव में आसपास रहते हैं, उनका कहना है कि वहाँ रात में लोगों के चीखने और बचाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे कई लोगों को दिल का दौरा तक पड़ सकता है। ये आवाज इतनी खतरनाक होती है। दोस्तों, 1981 के बाद अगली त्रासदी महज 3 साल बाद हुई। भारत के इतिहास का एक और काला दिन 1984 में हुआ, जिसे आज लोग सिख दंगों के नाम से जानते हैं। वैसे तो ये बात सभी जानते हैं कि सिख दंगा क्यों हुआ था, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दे कि इसका मुख्य कारण था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के सिख अंगरक्षक द्वारा करना। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जाता है कि ये सिख विरोधी दंगे मुख्यतः कांग्रेसी राजनीतिक नेताओं द्वारा भड़काए गए थे। इस दंगे में घुसाई भीड़ ने सिखों पर हमला बोला, उनके घर, दुकानों, यहाँ तक कि गुरुद्वारों को भी निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों सिख भाइयों की निर्मम तरीके से हत्या हुई, जो कि कुछ घंटों का नहीं था। आपको बता दें, दिल्ली में ये सिख नरसंहार पूरे 4 दिन तक चला था। वैसे आपको बता दें, ऑफिशियल डाटा के अनुसार दिल्ली में 2800 सिख मारे गए थे, जबकि पूरे देश में ये आंकड़ा 3350 का था। जबकि अन्य कई प्राइवेट स्रोतों का अनुमान है कि मरने वाले लोगों का आंकड़ा 8000 से 17000 के बीच है। वहीं सिख नरसंहार के बाद सरकार ने रिपोर्ट में बताया कि 20,000 से ज्यादा लोग शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे और हजारों लोग विदेश शिफ्ट हो गए थे, वो भी महज 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 3 नवंबर 1984 के बीच, सिर्फ 4 दिनों में, जिस पर एक बहुत बेहतरीन वेब सीरीज भी बनी है जिसका नाम है ग्रहण। लेकिन दोस्तों, 1984 यही नहीं रुकने वाला था। दरअसल 1984 का साल भारत के लिए महासंकट का साल कहा जाता है, क्योंकि इसी साल एक और बड़ी ट्रेजेडी हुई, भोपाल गैस ट्रेजेडी। वैसे आपको ये भी बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा मानी जाती है, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये दुर्घटना साल 1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में 2 से 3 दिसंबर की रात को घटित हुई थी, जिसमें भोपाल की एक फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL के कीटनाशक षड्यंत्र में से 30 टन मिथाइल आइसोनेट गैस लीक हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस मानी जाती है। मतलब ये कितनी जहरीली है, इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि शहर के लगभग 6 लाख से अधिक लोगों को इस गैस ने प्रभावित कर दिया था, वो भी महज कुछ ही घंटों में। वहीं इस गैस के डायरेक्ट एक्सपोजर में आने से लगभग 4000 लोगों की मौत तक हो गई थी। इसके अलावा हजारों लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्या
से जूझना पड़ा था और ये उसी वक्त खत्म नहीं हो गया था। आज भी इसका भीषण परिणाम कई परिवार झेल रहे हैं। उस वक्त वो बच तो गए, लेकिन उस गैस ने आज भी उन्हें विकलांग बना दिया। बताया जाता है कि संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के उनके वंशजों को आज भी हार्ट डिसीजेस, शुगर, लकवा, न्यूरोपैथी और गठिया जैसे गंभीर रोगों से लड़ना पड़ रहा है, जिस पर एक बेहतरीन वेब सीरीज द रेलवे मैन अभी हाल ही में आई है। और दोस्तों, यही वो साल था जब सरकार को समझ में आया कि शहर के बीच में कोई भी इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए। इस घटना के कुछ सालों तक देश खुशहाली में जी रहा था, लेकिन फिर आया 1989, जब फिर से देश की रूह कांप गई, जो कि हिंदू ब्राह्मण एक्सोडस। ये बात है 1989 की, जब कश्मीरी पंडितों के बड़े नेता और वकील पंडित टीकालाल टपलू की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि यहीं से शुरू हुआ था हिंदुओं के खिलाफ भीषण नरसंहार, जिसके बाद 4 जनवरी 1990 में एक उर्दू अखबार हिजबुल्लाह मुजाहिदीन में खबर छपी और हिंदुओं को घाटी छोड़ने का फरमान जारी हुआ। जिसके बाद 19 जनवरी 1990 के दिन को जब कश्मीरी पंडितों को उनके ही घर से बेदखल कर दिया गया, उस समय कश्मीर की सड़कों पर एवं अजान के माध्यम से कट्टरपंथी नारे लगा रहे थे। कश्मीर में अगर रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है। इसके अलावा कश्मीर में हिंदू पंडितों के खिलाफ भी धमकी भरे हुए बहुत ही गंदे नारे लगे, जिसमें एक नारा सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ, हमें पाकिस्तान चाहिए, और हिंदू औरतें भी, वो भी बिना मर्दों के। बात यहीं तक नहीं रुकी, उपद्रवी घर में घुसकर लूटपाट और अत्याचार कर रहे थे। वहीं कश्मीरी पंडितों के घर के बाहर पोस्टर चिपकाए गए, जिसमें लिखा था, या तो मुस्लिम धर्म अपनाओ या फिर कश्मीर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि उस समय कश्मीर में केवल इस्लाम और पाकिस्तान की शान में बात हो रही थी और हिंदू घरों में बेचैनी और डर का माहौल था। उसी वक्त इस आग में घी डालने का काम करती है पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, जो कश्मीर के मुसलमानों को भारत से अलग होने के लिए भड़काती है। जिसके बाद 1990 की शुरुआत से हिंदुओं और पंडितों को सरेआम गोलियों से भुना गया। इस डर में 1990 के मार्च अप्रैल माह में हजारों लोगों की संख्या में हिंदुओं ने पलायन किया। केवल 1990 से 1992 के बीच करीब 70,000 से ज्यादा हिंदुओं ने पलायन किया था। इसके अलावा 300 से 400 कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, जिसका नतीजा यही हुआ कि कुछ कश्मीरी पंडित अपनी करोड़ों की जायदाद को छोड़कर छोटे से रिफ्यूजी कैंप में शरण लेने को मजबूर हो गए अपनी जान बचाने के लिए। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इस नरसंहार में केवल कश्मीरी पंडित ही नहीं, बल्कि सिख भाइयों को भी मौत के घाट उतारा गया था। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण कश्मीर की लोकल सरकार और केंद्र सरकार को भी बताया जाता है, जिन्होंने उस वक्त कोई भी एक्शन नहीं लिया। माना कि 5 अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर का विशेष दर्जा पूरी तरह से समाप्त कर दिया, पर 34 साल बाद भी हिंदू पंडित अपने पुश्तैनी घर और अपने वादियों यानी कश्मीर नहीं लौट पाए। जो घाटी एक वक्त पे कश्मीर पंडितों की हुआ करती थी, वहाँ महज आज 0.1% हिंदू निवास करते हैं, जिसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, या हम इसे एंड स्क्रीन पे भी लगा देंगे। वहीं दोस्तों, ये घटना शांत भी नहीं हुई थी कि तुरंत देश में एक और ऐसी दिल दहलाने वाली घटना हुई कि पूरा देश फिर से कांप उठा, जो कि है डाबवाली फायर इंसिडेंट, जिसके बारे में हम में से कई लोग आज भी नहीं जानते होंगे, लेकिन जो जानते हैं वो कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, ये इंसिडेंट इतना बड़ा था कि हरियाणा में घटित इस भीषण हत्याकांड का ताप लगभग 500 परिवारों ने झेला था। ये बात है 23 दिसंबर 1995 की, जब हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट के डबवाली कस्बे में स्थित राजीव पैलेस मैरिज हॉल में डीवी स्कूल का वार्षिक उत्सव समारोह हंसी खुशी चल रहा था। समय था दोपहर के लगभग 1 बजे और उस वक्त तक 1500 से ज्यादा लोग हॉल में भर चुके थे, जिसके कारण भीड़ को देखते हुए मेन गेट पर ताला जड़ दिया वॉचमैन ने। और वही उस दिन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि उसके कुछ ही देर बाद अचानक पंडाल के पास शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके पास ही में रखी हुई गैस टंकी में आग पकड़ ली, जिसके बाद वहाँ की बिजली की तारों में आग पकड़ी और वो बढ़ते बढ़ते जनरेटर तक पहुँचा, जिसके बाद डीजल से भरा हुआ जनरेटर आग से भभक उठा और देखते ही देखते आग ने इतना रौद्र रूप धारण कर लिया कि हालांकि लोग नहीं भी समझ पाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुद्दा आग लगना नहीं था। दरअसल मुद्दा था मेन गेट पर ताला लगा होना, जिसके कारण बच्चे और पेरेंट्स को हॉल से बाहर भागने का रास्ता ही नहीं मिला। और महज 7 मिनट चली इस भीषण आग में 173 मासूम बच्चों सहित कुल 442 लोग जिंदा जले थे, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या विद्यार्थियों की और उनकी माताओं की थी। वहीं 26 छोटे मासूम बच्चे भी इस आगजनी का शिकार हुए थे, जो कि महज 4, 5 या 6 साल के थे। दोस्तों, इस घटना के कुछ सालों बाद तक देश हंसी खुशी जी रहा था, लेकिन फिर साल आया 2001, जब फिर से एक बार अपना देश दहल उठा।
क्योंकि साल 2001 में ही गुजरात का अर्थक्वेक आया था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। दरअसल गुजरात का यह भूकंप 26 जनवरी 2001 को सुबह 8:45 बजे कच्छ जिले के भुज में आया था और पूरे 2 मिनट तक चला था। बताया जाता है कि इस भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा जोरदार थी कि आसपास के शहरों जैसे अहमदाबाद और पास के 8000 से ज्यादा गांवों यानी भारत समेत पाकिस्तान तक में इस भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। वैसे इस भूकंप का केंद्र बिंदु बचाव के पास बताया गया था। इसे इस लिस्ट में इसलिए भी शामिल किया गया है दोस्तों क्योंकि 2001 में आए गुजरात के भूकंप को पिछले 200 वर्षों का सबसे विनाशकारी भूकंप माना जाता है। 22 साल पहले आए इस भूकंप ने कुल 13,805 से 20,000 के करीब लोगों को काल के गाल में समा लिया था। वहीं 1,66,800 लोग उस विनाशकारी भूकंप में इंजर्ड हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ लाखों लोगों ने अपना हाथ या पांव उस ट्रेजेडी में गवा दिया था। वहीं दोस्तों देश रिकवर होने की सोच ही रहा था कि देश को एक और झटका मिला 2004 में, जब आया देश का सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर सुनामी। समय था 26 दिसंबर 2004। इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर 9.2% की तीव्रता के भारी भूकंप के झटके लगे और इस भूकंप के कारण ही हिंद महासागर में उठी विकराल सुनामी ने भारत, इंडोनेशिया, मालदीव्स और श्रीलंका सहित 14 देशों के 2.5 लाख लोग मार गिराए। क्योंकि दोस्तों अगर आप डेट पे गौर करें तो अब न्यू ईयर आने वाला था, जिसके कारण भारत के समुद्री तटों पर क्रिसमस खत्म करके न्यू ईयर की तैयारी चल रही थी और 25-26 दिसंबर को वीकेंड होने के कारण हजारों की संख्या में टूरिस्ट लोग समुद्र के तटीय क्षेत्रों में घूमने आए हुए थे। बताया जाता है कि भूकंप की वजह से समुद्र में 70 से 100 फीट ऊंची लहरें उठी थी और आने वाली सुनामी की विशाल समुद्री लहरें 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्री तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी, जिस वजह से इन विशाल समुद्री लहरों की चपेट में आने से बड़े बड़े होटल्स, इमारतें, पेड़, इंसान और धरती पर मौजूद हर एक जानवर तिनके की तरह बिखर गए। वैसे आपको बता दें भारत के दक्षिणी हिस्से में इसकी सबसे ज्यादा तबाही हुई थी और तमिलनाडु में करीब 8,000 लोग मारे गए थे। वहीं अंडमान निकोबार में ये मौत का आंकड़ा 3500 बताया जाता है। वहीं अगर पूरे भारत देश की बात करें तो पूरे भारत देश में कुल 12,500 लोगों की मौत हुई थी। वहीं दुनिया के 14 देशों में कुल 2,27,898 लोगों की जान चली गई थी, वो भी सिर्फ 90 मिनट के अंदर, जिसे 21st सेंचुरी का डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर भी बोला जाता है। और दोस्तों ये तो गवर्नमेंट डाटा है हर देशों का, प्राइवेट डाटा तो कुछ और ही बोलता है। वहीं दोस्तों देश ने फिर से सांस लेना शुरू ही किया था कि फिर आया 2008 जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ, जिसे 26/11 हमले के रूप में आज भी लोग याद करते हैं, जिसे आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के आतंकवादी इस्लामिक संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने मुंबई को वो गहरा जख्म दिया जिसे आज भी कोई नहीं भूल पाया। पाकिस्तान में ट्रेंड इन 10 आतंकवादियों ने 3 दिनों तक करीब 60 घंटे तक फायरिंग की और पूरी मुंबई को खौफ में ला दिया। दरअसल इसकी शुरुआत हुई मुंबई में सबसे पहले रात को बोरीबंदर एरिया में एक टैक्सी में बम धमाका हुआ। 20 मिनट के अंतराल में विले पार्ले क्षेत्र में दूसरा टैक्सी में बम धमाका हुआ। इन दोनों हमलों को मिलाकर कुल 5 लोग मरे। इसके बाद लियोपोल्ड कैफे में हुई अंधाधुंध फायरिंग में 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर अजमल कसाब और इस्माइल खान ने ताबड़तोड़ और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कुल 58 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आपको बता दें कि इस आतंकवादी हमले में कुल 166 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिस पर कई फिल्म डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ बनी, जैसे मेजर जो हमारे वीर एनएसजी कमांडो मेजर उन्नी कृष्णन पर बेस्ड है, दूसरा द अटैक ऑफ 26/11, तीसरा होटल मुंबई, चौथा मुंबई डायरीज और 5वां है ताजमहल। इन सभी फिल्मों और वेब सीरीज में उन 3 दिनों के खौफनाक मंजर को समझाया और दिखाया गया है, पर दोस्तों जो हकीकत में हुआ है वो दर्द तो सिर्फ वहाँ पे मौजूद लोग ही जान सकते हैं। वहीं जिनके लिए सबसे बड़ा लाइक और दिल से सैल्यूट निकलता है वो थे हमारे इंस्पेक्टर तुकाराम आमले, जो खुद तो शहीद हुए लेकिन अजमल कसाब को जिंदा पकड़वाया, जिसे 4 साल बाद फांसी पर भी चढ़ाया गया। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान इस घटना को मानने से भी मना कर देता और हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं बचता। इस घटना के बाद देश जीना ही सीख रहा था कि फिर साल आया 2015 का, जब देश में एक और बड़ी त्रासदी हुई। ये समय था 12 सितंबर 2015। भारत के मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावाद शहर में एक भीषण हादसा हुआ। पेटलवाद की एक बिल्डिंग में जेलेटिन की छड़ें और अन्य विस्फोटक सामान अवैध रूप से स्टोर किए हुए थे। कहा जाता है कि इन जेलेटिन की छड़ों को
माइनिंग के उद्देश्य से संग्रहित किया हुआ था। जेलेटिन छर्रों से भरे गोदाम के पास तथा मेन रोड पर एक चाय नाश्ते की दुकान पर गैस सिलेंडर फटा, जिसके परिणामवश पास स्थित गोदाम में भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भीषण था कि पास के सारे मकान ढह गए और उसमें 104 लोग मारे गए, साथ ही 150 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। मतलब दोस्तों ये घटना इतना विनाशकारी था कि मरने वाले लोगों के चीथड़े उड़ गए थे, जिन्हें बाद में पोटलियों में समेटना पड़ा था। यानी मरने वाले कोई भी ऐसा लोग नहीं था जिनके पूरे शरीर का प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार तक हुआ। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस विस्फोट में गोदाम का मालिक और जेलेटिन छर्रों का विक्रेता राजेंद्र कासवा भी मारा गया। इस केस से जुड़े सभी आरोपियों को एक एक करके बरी कर दिया गया है। दोस्तों ये घटना तो अभी हाल ही की है, जो कि अभी किसी भी लोगों के दिमाग से तक नहीं निकली है। यानी ये घटना है बालासोर उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट, जो कि 2023 में हुआ था, जब उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले के वाहनगा बाजार स्टेशन के पास 3 ट्रेन एक दूसरे से टकराई थी, जिसके बारे में आप सभी भली भांति जानते होंगे। दरअसल ये घटना हुई थी हावड़ा जाने वाली कोरामंडल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन मुख्य लाइन पर चलने के बजाय पासिंग लूप में घुस गई और एक मालगाड़ी ट्रेन से टकरा गई, जिससे अधिकांश डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि पटरी से उतरने के बाद भी अभी तक इस ट्रेन के हादसे ने इतना भयानक रूप नहीं लिया था और ये ट्रेन हादसा उसी वक्त एक भयानक मंजर में बदल गया, जब 12,481 का डिब्बा 12,864 से डायरेक्ट जाके टकरा गया। वहीं सीबीआई जांच में इस हादसे की वजह ह्यूमन एरर और रेलवे अधिकारी एवं कर्मचारी की लापरवाही बताई गई, जिसके फलस्वरूप 2 रेलवे इंजीनियर्स और एक टेक्नीशियन को निलंबित भी किया गया। इसके अलावा 7 रेलवे कर्मचारी को कसूरवार ठहराया और उन पर अंततः कार्रवाई भी हुई। वहीं कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन के अनुसार इस भीषण ट्रेन हादसे में कुल 293 लोगों की मृत्यु हुई थी और लगभग 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे। और इसी नंबर की वजह से फिरोजाबाद रेल कॉल्यूशन 1995 के बाद इसे इंडिया का डेडलीस्ट रेल क्रैश माना जाता है आज।